वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो हाउ आर यू ऑल। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं रिफ्रैक्शन टॉपिक को लेके आ चुकी हूँ, जो आज शायद लाइट का लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर भी है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन मतलब एक ही मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तब उस स्टेट को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और जब वो एक मीडियम 1 से मीडियम 2 तक क्या करता है, मूव करता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। समझ आया? दोनों का अंतर समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो लाइट सीम टू ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हाट हैपन व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लेकर के वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक जब लाइट ट्रैवल करती है तब क्या होगा? अगर मान लो इधर वाटर है, वो वाटर से निकल के ग्लास तक जाती है और फिर ग्लास से निकल के एयर तक जाती है, तो लाइट फिर कैसे ट्रैवल करेगी? तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगी वो तीनों अलग अलग मीडियम पे, और चेंज इट डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। हम कुछ डे टू डे एक्सपीरियंस को हमारे रिकॉल करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पाउंड कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। कोई भी एक टैंक है जिसका बॉटम या फिर पॉन्ड है, वो तुम अगर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा वो थोड़ा ऊंचा है। मान लो कि ये अगर एक गिलास का डिब्बा है और इसमें तुमने एक पेंसिल रखा, ठीक है, ये पेंसिल रखा और तुम्हारी आई इधर है, तो तुम अपने आँख से जब उस चीज़ को देखोगे तो यू ऑब्जर्व विल दैट कि ये जो पेन है वो तुमको थोड़ी रेस की हुई दिखेगी, मतलब थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी। अगर एक सिक्का ही रख दो यहीं पे, तो वो सिक्का जहाँ पे एक्चुअल उसका हाइट होगा वो थोड़ी एक्चुअल ऊंची हाइट पे दिखती है ना। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ टैंक और अ पाउंड कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज, कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। उसी तरह जब एक थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, द लेटर अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास टेप। अगर तुम एक ठीक बहुत मोटा सा ग्लास का स्लैब है, अगर तुम उसको किसी भी प्रिंटेड मैटर पे रखोगे तो वो जो प्रिंटेड थिंग्स है वो थोड़ी रेस की हुई दिखेगी। तो वाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर? किसी भी ग्लास टम्बलर में जब तुम एक पेंसिल क्या करते हो, समर्ज्ड करते हो, तो वो थोड़ी रेस दिखती है। तो you might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size. तुम पेंसिल ले लो, तुम लेमन ले लो, इन सबको अगर तुम पानी के टम्बलर में रखते हो तो उनकी एक्चुअल साइज से उसकी साइज ज़्यादा दिखती है। तो when viewed from the side, how can you account for such experience? और तुम अगर साइड से उस चीज़ को देखोगे तो फिर वो कैसा दिखेगा? तो let us consider the case of transparent displacement of a pencil partially immersed in water. जब किसी भी पेंसिल को वाटर में तुम इमर्स करते हो तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है और साइज होती है उससे वो अलग दिखती है। तो लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो लाइट पेंसिल से आती है और तुम्हारे आई तक पहुंचती है वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। दिस मेक्स द पेंसिल टू अपीयर रेज्ड और इवन ऑफ द डिफरेंट साइज। द लेटर अपीयर टू बी रेज्ड और व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास सेल प्लेस्ड ओवर इट। यही कारण होता है कि जो लाइट रे पेंसिल से निकल के हमारे आई तक पहुंचती है उसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना होता है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग इन डिफरेंट मीडियम, और इसी के कारण वो रेज दिखती है। उसके बाद बात किया जाए तो डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट? इफ इंस्टेंट ऑफ वाटर वी यूज द लिक्विड लाइक केरोसिन, turpentine, will the latter appear to be rise to the same height? If we replace a glass slab with a transparent plastic slab, you will find that extent of the effect is different for different pair of media, and this observation indicate that this observation indicates that the light does not travel in same direction in all the media. It appear when the traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, and this phenomena is known as the refraction of light. यहाँ पे बोला चाहे तुम वाटर के जगह केरोसिन का इस्तेमाल कर लो,
या कोई भी अदर लिक्विड सब्सटेंस का एग्जाम कर लो, कोई भी अदर लिक्विड मीडियम का इस्तेमाल कर लो। एक और चीज़ बोला गया क्या कि इन सब के अलावा अगर तुम जैसे यू हैव यूटिलाइज द ग्लास स्लैब को छोड़ के अगर आप कोई भी प्लास्टिक स्लैब को ले रहे या कोई भी अदर चीज़ को ले रहे हो, ठीक है, कोई भी अदर चीज़ को ले रहे हो, तो इन सब के केस में लाइट का जो अपीयरेंस है या फिर वो ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है तुम्हारे आई में वो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया, तो लाइट डज नॉट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है हर एक मीडियम में। ऑल मीडियम में वो क्या करती है, या मीडिया में वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। क्या करती है? डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। समझ आया? और यही फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्या? दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक मतलब मिड पॉइंट है जो M1 और M2 मीडियम को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। अगर लाइट आ रही है तो उसकी डायरेक्शन सेकेंड मीडियम में डेफिनेटली चेंज होगी। रूल क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट, अगर M1 जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर बोल सकते हो घनत्व, अगर M1 रेयरर है और M2 क्या है? डेंसर है। अब डेंसर और रेयरर मतलब क्या? डेंसर उसको कहेंगे जो पहले वाला से ज़्यादा घनत्व होगा, जिसकी मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि वाटर और एयर में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्लास और वाटर में ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है। उसी तरह रेयरर उसके कंपैरिजन पे वो हो जाएगा जिससे उसकी घनत्व कम होगी। तो हम बोले M2 मीडियम डेंसर है और M1 मीडियम रेयरर है, तो एक बना लो डैश जो M1 और M2 को क्या करे? डिस्टिंग्विश करे। ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है। तो अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है, मान लो ये उसकी एक्चुअल जो है पाथ है जिसमें वो स्ट्रेट लाइन जो है कवर्ड कर रही है। सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करो, मैंने नॉर्मल ऑलरेडी बताई है, वही है तुम्हें रिफ्लेक्शन चैप्टर पे। दिस इज़ नॉर्मल, जो उस रे के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस से। फिर रे जो आई वो सीधा लाइन में ट्रैवल अगर उसको करना होता तो वो किधर जाती? वेट, अगर उसको सीधा लाइन में ट्रैवल करना होता तो वो ऐसे कुछ मूव कर जाती, ठीक है, वो क्या होती? कुछ ऐसे मूव कर जाती। थोड़ा देख लेना, ठीक है। बट क्या होगा? होगा क्या कि ये ना इस मोशन में ना जाके या स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके ये मीडियम 2 जो कि डेंसर है, तो डेंसर में जो लाइट रे, याद रखना, इन डेंसर मीडियम लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे किधर मूव करती है? नॉर्मल के टूवर्ड्स। तो ये नॉर्मल है तो लाइट रे किधर मूव करेगी? तो लाइट रे ऐसे मूव करेगी, दैट इज़ टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इसके अंदर। वाइल दूसरे केस में अगर ये मीडियम है, ऊपर M1 है और नीचे M2 है, यहाँ पे ऊपर डेंसर हो गया और नीचे रेयरर हो गया, और कोई लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? एक नॉर्मल खींचना है। अब नॉर्मल में अगर नीचे रेयरर है तो ये लाइट रे जो है ये हो गया इसका एक्चुअल पाथ। अभी एक्चुअल पाथ ना कवर करके नॉर्मल से अवे जाएगी। क्या होगा? अवे जाएगी। ये हो गया इसका एक्चुअल पाथ, इसके थोड़ा अवे जाएगी, नॉर्मल से अवे गई। तो यही हो जाता है 2 रूल जिससे लाइट ट्रैवल करती है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके केस में? रिफ्रैक्शन के केस में। और अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आई बात? और घनत्व को ही डेंसिटी बोलती है, और अभी जाके तुम पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो आ जाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बनाने आता है अक्सर एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज़ चेंज इट डायरेक्शन एट अ पॉइंट O एंड O डैश। लाइट रे जो है अपना डायरेक्शन O पॉइंट पे और O डैश पॉइंट पे क्या करता है? चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? इसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि पहले वो एयर मीडियम पे था, और एयर जो है ग्लास स्लैब से क्या होगा? कम मीडियम होगा, मतलब रेयरर है। रेयर से वो डेंसर पे आएगा, तो मैंने अभी सिखाया कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। तो देखो इसका एक्चुअल पाथ ये था, बट ये इससे थोड़ा इधर गया, मीन्स टूवर्ड्स द नॉर्मल गया।
वाइल यहाँ पे देखना इस पॉइंट पे ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, और ये जब डेंसर से लेकर के रेयरर तक मूव कर रहा था तो मैंने बताया अवे फ्रॉम कहाँ जाएगा, दैट इज इट मूव्स अवे फ्रॉम व्हाट, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब इससे क्या हुआ, इसको एक्चुअल जाना था किधर, एक्चुअल जाना था किधर, ये रेज है, इसको एक्चुअल ऐसे जाना, वेट वेट वेट, ये रेज है, इसको एक्चुअल ऐसे जाना था, बट ये क्या हुआ, सॉरी, ये रेज है, इसको एक्चुअल ऐसे जाना था, ये हो गया नॉर्मल, इसको एक्चुअली ऐसे जाना था बट ये थोड़ा टिल्ट हो गया, दैट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर जाने टाइम टुवर्ड्स द सेंटर, बट डेंसर टू रेयर जाने टाइम अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो नोट दैट बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सरफेस, दोनों ही सरफेस पे लाई करता है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करता है, पहले बार में रेयरर को डेंसर में, दूसरी बार में डेंसर को रेयरर से। तो द लाइट रे एट द पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर, पहली बार में रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो दिस इज फ्रॉम एयर टू द नॉर्मल, एट ओ डैश द लाइट रे इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, दिस इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इस वाले केस में रेयरर टू डेंसर जा रहा है, बाकी इस वाले केस में डेंसर टू रेयरर जा रहा है। द लाइट हेयर हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जब जाएगा तब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, बट रेयरर टू डेंसर जब जाएगा तब टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा, ये चीज़ बोल दी गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंपेयर करो विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट को कंपेयर करो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आ जाओ, यहाँ पे भी क्या बोलता है सिखाती हूँ। देखो ये क्या हुआ, ये रे जब आई, ये रे जब आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट था एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट जब वो रिफ्रैक्ट किया तो क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। जब वही रे आके दूसरी बार ग्लास स्लैब से बाहर निकला तो यहाँ पे दूसरा इंसिडेंट आया I2 डिनोट करके, उसके बाद R2 निकला, और यहाँ पे ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो 1 पे था दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो R2 पे था, ये चीज़ देखो यहाँ दिखाएगा दैट रे ईओ इज ऑप्लिक्वली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए, ईओ को हमने भेजा जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इज रिफ्रैक्टेड रे एंड ओ डैश ऑफ एच इज इमर्जेंट रे। ये ओ डैश ऑफ एच जो है ना, ये रे, ये इमर्जेंट रे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इमर्जेंट रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के जो डायरेक्शन है उससे पैरेलल कौन है, that is the emergent ray. So why does it happen? So the extent of bending the ray of light at opposite parallel face AB and CD, the rectangular slab is equal and opposite. This is why the ray emerged parallel to the incident ray. क्या हुआ, क्योंकि पहली बार ये जब रेयरर टू डेंसर मूव कर रहा था, तो जब ये पहली बार रेयरर टू डेंसर मूव कर रहा था तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया, कौन, रिफ्रैक्टेड रे। बट इमर्जेंट रे जब रेयर डेंसर टू रेयरर मूव कर रहा था तब ये अवे फ्रॉम सेंटर मूव किया। इसी कारण बस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड यानी कि इमर्जेंट रे क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो व्हाट हैपन व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मान लो कि यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मली आता, तब क्या आता, यानी कि इंसिडेंट रे का जो एंगल आई है वो अगर 90 डिग्री होता तब क्या होता, सीधा नॉर्मल पे आके गिरता। तो डेफिनेटली ये अगर नॉर्मल पे आके गिर रहा है, नॉर्मल पे आके गिर रहा है, तो अंदर भी जो ग्लास स्लैब्स होंगे, अंदर भी जो ग्लास स्लैब्स होंगे वो देखो सीधा ही जाएंगे। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे यही आएगा और ये। अब यहाँ पे केस में ये हो गया क्या, ये हो गया, ये हुआ ना। अब क्या होगा, ये नॉर्मली किधर जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ट्राई एंड फाइंड आउट। तो ये जब नॉर्मली गिरा इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरा तो रिफ्रैक्टेड रे में जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो भी 0 डिग्री पे बनेगा। क्यों, क्योंकि तुम डायरेक्टली नॉर्मल से आ रहे हो तो रिफ्रैक्टेड एंगल 0 बनेगा। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल 0 बना। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या बना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या बना, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल
ये स्ट्रेट ट्रैवल हुई अंदर भी ग्लास स्लैब के। उसके बाद क्या होगा, ये जब यहाँ से आउट होगा तो ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम सेंटर होता है, तो फिर यहाँ से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर आ रहा है। यहाँ पे बस चेंज होगा, अंदर सेम ही रहेगा क्योंकि पहली बार इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आया था। ठीक है, तो हाउ डज दिस आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। एक्सपेरिमेंट देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यों जो है रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों जो है रेज ऑफ लाइट अपनी डायरेक्शन को इन ऑल मीडिया चेंज करते हैं। ठीक है, क्यों रेज ऑफ लाइट अपने डायरेक्शन को हर एक मीडिया में चेंज करते हैं, इसका आंसर एक ही है, क्योंकि उसका जो स्पीड है इन ऑल मीडिया वो डिफरेंट होती है। इन ऑल मीडिया वो क्या होती है, दैट इज डिफरेंट। हर एक मीडिया में जब जिसकी स्पीड ही डिफरेंट हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो ये होगा रे लाइट, वो ऑलवेज क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। रेयर में उसकी स्पीड हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर, क्योंकि डेंसर में लोग बहुत होते हैं या फिर एटम्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनको ट्रैवल करने में मुश्किल होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ रेयरर। जैसे एयर और ग्लास में देख लो, तो ग्लास में रे ऑफ लाइट कम फास्टली ट्रैवल कर पाएगा एज कम्पेयर टू वॉट रेयर मीडियम या फिर एयर। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ने रिफ्लेक्शन के पढ़े थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो फार्मूला, पहला तो सिमिलरली एज केट ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी के सभी एक पॉइंट पे लाई करते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for the light of a given color and for the given pair of media. This law is known as the Snell's law of refraction. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो नहीं पूछता क्योंकि तुम्हारे बुक में है नहीं, बट ये फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्नेल्स लॉ जो है वो क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू को एन से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी पे आगे की पूरी टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो you have already studied that a ray of light that travel from one medium to another or one transparent medium to another will change its direction due to the change in speed. ये तो समझ आता है। The extent of change in the direction that take place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index. ये जो डायरेक्शन का चेंज है जो हर एक पेयर ऑफ मीडिया में होता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में दिखा सकते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ स्नेल्स लॉ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो रिलेटिव स्पीड होता है ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मान लो, इसको समझाती हूँ, मान लो कोई अगर लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 तक ट्रैवल कर रहा है, तो पहली बार मान लो ऊपर वाला रेयरर है या नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नीचे वाला में v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर n1 होगा और नीचे वाला का n2 होगा। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, तो उस केस में इसका नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, v2/v1, या फिर इसको हम लोग n1/n2 भी लिखते हैं। ठीक है, दैट वाज सॉरी v1/v2 ही होता है, आई एम सो सॉरी, v1/v2 या फिर n1/n2। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने दोनों को उल्टा लिख दिया। दैट इज v1/v2 विच इज इक्वल टू n2/n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। तो देखो यही होता है। तो it turns out that the
light propagate with different speed in different media. तो light that travel fastest in vacuum with the speed of this, याद रखना वैक्यूम में जो लाइट है वो कितने की स्पीड से भागती है और सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ meter per second. In air, the speed of considerably in glass or water. The value of refractive index for a given pair of media depend on the speed of light in the two media. तो आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ते हैं. जो कंसिडर्ड अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. मान लो ये मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 ग्लास है. अगर कोई रे राइट मीडियम 1 से मीडियम 2 के बीच में ट्रैवल करती है तो मान लो V1 स्पीड एयर में थी और V2 स्पीड ग्लास स्लैब के अंदर थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी V1 अपॉन में V2 और N2 अपॉन में N1. V1 हो गया स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड इन सेकेंड मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. यही बोला है. N21 विल बी V1 बाय V2 क्योंकि 1 से 2 आ रहा है, ठीक है, और 1 2 मीन्स V2 बाय V1, ठीक है. इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. अगर मीडियम 2 जो है वो मीडियम 1 अगर वैक्यूम है तो फिर ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन किस में हो जाएगा, ऑन मीडियम 2. तो इसी को दिखाते हैं और ये सिंपली N2 से भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. N2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और N2 रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. When the light in ray and reaches the speed in the medium, then refractive index of the medium Nm is given by this. अगर V उसकी स्पीड है मीडियम पे, क्योंकि एक तो हो गया एयर पे, अगर V उसकी स्पीड है किस पे, V अगर इसकी स्पीड है मीडियम पे स्पीड है तो Nm मीडियम करके दिखाते हैं और 1 पे एयर रखते हैं और नीचे पे उस मीडियम की स्पीड रखते हैं और C बाय V से नोट करते हैं और C विल बी 3 × 10⁸. जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का उसको हम लोग सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे मीडियम का दिया गया है और इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है, दैट इज़ ऑफ डायमंड. देखो यहाँ देखो, एयर का सबसे कम मानता है अप्रॉक्सली वैक्यूम के बराबर, आइस वाटर का 1.33 होता है, याद रखना. फिर इम्पॉर्टेंट है केरोसिन का 1.44, उसके बाद कॉर्डजेट या फ्यूज का 1.46, टर्पाइन ऑल और बेंजाइन का 1.47, क्राउन और ग्लास का 1.52, उसके बाद डायमंड का याद रखना 2.42. एक और चीज़ दैट इज़ ऑफ एल्कोहल, केरोसिन एंड वाटर, बाकी ये सब भी, ठीक है. सो ये जो टेबल है, नोट फ्रॉम टेबल दिस ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे नॉट पासेस मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी. जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होते हैं वो क्या नहीं पोजेस करते, ग्रेटर मास डेंसिटी को. फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैविंग द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. केरोसिन और वाटर में देखो तो केरोसिन के पास क्या होता है, हायर डेंसिटी होता है वाटर पे, वाटर से हायर डेंसिटी होता है, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर. केरोसिन और वाटर के केस में देखो तो केरोसिन में जो मास डेंसिटी होता है वो कम होता है बट वाटर में इससे ज़्यादा होता है. सिमिलरली कि केरोसिन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है बट वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. तो ये मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपली मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. बट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू अदर क्या होगा, कम होगा. तो रिफ्रैक्शन बाय द स्पेरिकल मिरर, सबसे पहले समझो तुम दो मिरर के बारे में पढ़ने वाले हो. एक हो गया कनकेव और एक हो गया कन्वेक्स. यहाँ पे बस उल्टा इतना ही होगा, कन्वेक्स में तुम 6 कंडीशन पढ़ोगे, 6 केसेस पढ़ोगे जिसमें तुम ये क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, और कनकेव में 2 केसेस पढ़ोगे जो वर्चुअल का होगा. तो इसमें कन्वेक्स एक में खाली वर्चुअल बनाता है, बाकी 5 केस में रियल बनाता है, बट वही कनकेव सारे केस में वर्चुअल बनाता है. तो यू माइट हैव वॉच मार्क्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास. तुम्हारे पास वॉच मार्क्स होंगे किस लिए, छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, टू सी अ टाइनी बॉट. तुम छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हो. हाउ हैव यू एवर टच द सर्फेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास.
विथ योर हैंड, क्या तुमने कभी उसको छुआ है? इज इट द प्लेन सरफेस और कर्व, क्या वो प्लेन होता है, कर्व्ड होता है, थिकर होता है, मिडिल में या एजेस में? द ग्लास यूज इन स्पेक्टेकल एंड दैट बाय द वॉच मार्कर एग्जाम्पल ऑफ द लेंस, ग्लास में जो चीज़ इस्तेमाल होती है अपने स्पेक्टेकल्स के ग्लास में, इन सब चीज़ों में जो ग्लासेस का इस्तेमाल होता है वो लेंस कहलाते हैं। तो लेंस क्या होते हैं और हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, और कैसे वो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी को अकर्ड कराता है। तो वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। याद रखना कोई भी लेंस जो होता है वो दो सरफेस के द्वारा बाउंड होता है एक स्पेयर का। अगर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव जिसको डिनोट करते हैं लाइक दिस, और एक होता है क्या, कन्वेक्स, जिसको डिनोट करते हैं लाइक दिस। और कोई भी लेंस दो स्पेयर से बना हुआ है जैसे कि ये देख रहे हो, और जैसे कि इसमें देखो ये इधर और ये इधर, इसके बीच वाला पार्ट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और याद रखना कन्वेक्स के केस में बीच में थिक होता है, साइड में क्या होता है, थीन होता है, और इसमें साइड में ही थिक होता है और बीच में क्या होता है, दैट इज ऑफ द थीन, ठीक है। नाउ दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस। लेंस जो है वो एक तो स्पेरिकल सरफेस से बना ही है लेकिन दो लगती है। तो वैसे लेंस में जो अदर सरफेस वुड बी प्लेन, अ लेंस में हैव टू स्पेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, और लेंस के पास दो स्पेरिकल सरफेस होता है जो आउटर तरफ बल्ज होता है। तो सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कन्वेक्स लेंस। वैसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिनमें दो स्पेरिकल सरफेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये और ये। तो इसमें दो स्पेरिकल सरफेस है और ये थोड़ा बाहर से बल्ज भी होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, और बाहर तरफ बल्ज भी होता है, और इसी टाइप को हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग सिंपली कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं डबल कन्वेक्स लेंस छोड़ के। तो इट इज़ थिकर एट द मिडल, मैंने बताया बीच में मोटा होता है क्योंकि दो स्पेयर की पार्ट आके जुड़ती है, और जैसे तुम्हें दिख रहा है फिगर पे, इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। याद रखना कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्स करता है सारे रे को, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग, दैट इज कॉल्ड लेंस। तो डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। जो डबल कनकेव लेंस होते हैं उस केस में जो स्पेरिकल्स होते हैं वो स्पेरिकल जो होते हैं वो दो होते हैं, और साथ ही साथ ये अंदर तरफ क्या होता है, कर्व्ड होता है। देखो जैसे ये अंदर तरफ कर्ड है और ये तो आउटर तरफ कर्ड है। तो इट इज थिकर एट द एज, वो एज पे क्या होता है, थिकर होता है देन द मिडिल। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रे एज सोन इन फिगर। सच लेंसेज आर कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर कनकेव की बात किया जाए तो कनकेव याद रखना डाइवर्जिंग होती है, और कन्वेक्स की बात किया जाए तो वो क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है। तो क्या बोले, कन्वेक्स कन्वर्जिंग होती है और कनकेव डाइवर्जिंग होती है, ठीक है। तो अ लेंस आइदर अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैज़ टू स्पेरिकल सरफेस। चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दोनों के पास क्या होता है, दो दो स्पेरिकल सरफेस होता है जो मैंने दिखाया। एक के केस में बीच में थिकर होता है और एक के केस में साइड में थिकर होता है, और कन्वेक्स डाइवर्जिंग ना होके कन्वर्जिंग होता है और कनकेव डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ दिस स्पेयर आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो स्पेरिकल्स है। देखो यहाँ पे ये हो गया कन्वेक्स, कन्वेक्स के केस में दो क्या स्पेयर्स है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो जो चीज़ उसमें पढ़ाते हैं वही चीज़ इसमें भी है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ओ से दिखाते हैं, ठीक है, सेंटर को। इसके इस स्पेयर का सेंटर C1 और इस स्पेयर का सेंटर C2, दोनों के बीच में फोकल लेंथ F1 और दोनों के बीच में फोकल लेंथ F2। दोनों में से कोई एक ही फोकल लेंथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह कनकेव की भी दिखा दूँ तो ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया 0 यानी कि O यानी कि सेंटर, C1 C2 F2 और F1, ठीक है। तो C1 एंड C2 दो सेंटर होते हैं, और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दो सेंटर से जो एक एक्सिस ज्वाइन करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, दो लेंस जहाँ पे आके मिलते हैं वो विद इक्वल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मिरर में पोल नाम दिए थे, वैसे इसमें इसका ऑप्टिकल सेंटर नाम है। क्या नाम है,
ऑप्टिकल सेंटर। आई होप अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ, जिस ऑप्टिकल सेंटर को ओ से दिखाते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, पासेस थ्रू द, किससे पास होता है? पासेस थ्रू द सफरिंग any deviation and the effect diameter of the cellular outline of a spherical lens is called the aperture। मैंने बताया था जैसे कि ये लेंस है, जो इस पूरे लेंस का जो पार्ट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। जो एरिया लाइट को कंजर्व कर रहा है और जिस एरिया के थ्रू लाइट इंटर कर सकते हो उस सारे एरिया को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो we shall confine our discussion in this chapter to such a lens whose aperture is much less than its radius of curvature। हम लोग वैसे lenses को पढ़ेंगे जिसका जो aperture है वो अपने radius of curvature से कम हो। तो such lens are called the thin lens and with the small apertures। छोटे लेंस बोलते हैं और छोटे apertures के साथ। तो क्या होगा जब parallel rays incident होगी उन सब में? The paper begin to burn producing smell। आई थॉट कि मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए, उसके बाद तुम्हें बस यहाँ प्रिंसिपल फोकस, ये पूरे पैराग्राफ में प्रिंसिपल फोकस की जिक्र है, या फिर उसके बाद आते हैं, इसको पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, द पेपर बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। जब भी किसी लेंस को तुम सूरज के सामने रखते हो और किसी पेपर को, उसकी लाइट रे क्या होती है? जब लेंस रखा तुमने, लेंस रखा जैसे कि मान लो कन्वेक्स लेंस रखा, लाइट के सामने रखा, तो उससे जो रे जहाँ पे निकल के जा रही है वो तुमने एक पेपर में पॉइंट आउट किया, तो तुमने देखा कि वो धीरे धीरे पेपर जलने लगा। इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ व्हाइल। कुछ समय के बाद वो, ये क्या होगा? फायर को कैच भी कर लेगा। क्यों ऐसा हुआ? द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट पैरेलल रेज ऑफ लाइट। जो भी लाइट सन से आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल आ रही है, क्योंकि मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखता है तो उससे जो भी रेज आती है वो पैरेलल फॉर्म में आती है। तो दिस रे आर कन्वर्ज्ड बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द पेपर। ये लेंस के द्वारा दोनों कन्वेक्स और कनकेव लेंस क्या करते हैं? कन्वर्स कर देते हैं एक पॉइंट पे, और उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट। उस जहाँ पे पॉइंट पे सारे के सारे राइट रे आके कन्वर्ज हो रहे हैं या फिर डाइवर्ज होके एज्यूम किया जाता है कन्वर्ज हो। इन केस ऑफ कनकेव लेंस ये सारा के सारा पेपर को बर्न कराएगा और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो we shall consider the ray light parallel to principal axis of lens, what happen when you pass such ray of light through a lens। तो carefully several rays of light parallel to principal axis are following on a concave convex lens। तो this ray after refraction from the lens are converging to a point on the principal axis। convex lens पे देखा तो जब जैसे ये हो गया, उसके बाद ये, तो जैसे क्या हुआ, जैसे रे ऑफ लाइट क्या हुआ, जैसे रे ऑफ लाइट आ रही थी तो इन्फिनिटी से आ रही है तो फिर पैरेलल ही आएंगी हमेशा। तो जब वो प्रिंसिपल एक्सेस से वो रेस पैरेलल आ रही थी तो वो एक जगह आके क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, और उसी पॉइंट पे उसी के कारण क्या हो गए? वो बर्निंग सेंसेशन हो गया किस पे? पेपर पे, जिससे हमें पता चला कि इसके पास ये क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस का इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप कनकेव लेंस की बात किया जाए तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। रेस क्या आई? पैरेलल आई, रेज आई पैरेलल, तो ये उधर ना जाके क्या होता है? देखो जैसे कि ये हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इस एक मीडियम से निकली दूसरे मीडियम पे जाने के लिए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो जो भी पैरेलल्स आती है इस केस में क्या होती है? डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये पीछे मुड़ रही है और दैट इसका जो इनसाइड है वो इधर बनता है। मीन्स इन केस ऑफ कनकेव लेंस, याद रखना कनकेव लेंस के केस में क्या होता है? कनकेव लेंस के केस में फोकस ऑब्जेक्ट के साइड वाला को माना जाता है, बट कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस को ऑब्जेक्ट के अवे वाले साइड में माना जाता है। मीन्स F2 विल बी द मेन फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस एंड F1 विल बी मेन फोकस फॉर कनकेव लेंस। ठीक है।
दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस आर अपियरिंग टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर तक का, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जो सबको ही जानता है, ठीक है। तो हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंस एंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द सन गिव द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला केस मैंने बता दिया कि इन केस ऑफ कनकेव लेंस, आप कनकेव लेंस के केस में क्या करोगे, कनकेव लेंस मैंने बताया क्या होता है, वो एक डाइवर्जिंग इमेज फॉर्म करता है। क्या करता है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस है और वो डाइवर्जिंग इमेज बनाता है। डाइवर्जिंग इमेज मीन्स टू से दैट, जैसे कि ये है क्या, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ये हो गया पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया फोकस, दोनों 1 1। यहाँ पे हो गया F2 फोकस, यहाँ पे होगा C2 सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलली रेज आई सन से। जब सन से पैरेलल रेज आई तो फिर वो डिफ्लेक्ट बैक हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये इधर आके क्या हुई, कंसंट्रेट हुई। एज्यूम इट इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द पोल लाइक दिस। और क्योंकि ये डाइवर्जिंग इमेज होती है, रेज को डाइवर्स करती है। लेकिन कनकेव लेंस की बात किया जाए तो कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है। कन्वेक्स लेंस के केस में, कनकेव तो मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्स में कुछ ऐसा होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आई पैरेलल्स, ठीक है, रेज आई पैरेलल्स। तो ये क्या हो गई, सीधा कन्वर्ज हो गई टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, और ये F2। तो F2 फोकस कन्वेक्स में इस्तेमाल होता है, और F1 फोकस किस में इस्तेमाल होता है, दैट वाज डाइवर्जिंग लेंस में, दैट वाज कनकेव लेंस। तो आ जाओ इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये पूरी समरी है, डायरेक्ट आ जाओ यहीं पे समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं सारे के सारे, कौन, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, मीन्स रूल्स। अब यहाँ पे रूल्स होता है,